नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक पर, उस एक जटिल मुद्दे पर जिस पर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में एक भटकाव की स्थिति है, ऐसा मुझे लगता है। तो बिना देर के हम शुरू करेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो हम तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर रिट मेंस या फोर्थ ग्रेड की अपन अभी जो वर्तमान में तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग एग्जाम है दोनों, उसमें अक्सर होने वाली विद्यार्थियों से गलतियां क्या क्या है, उन गलतियों को हमें कैसे उनसे पार पाना है और अब हमें क्या करना चाहिए, इस संबंध में ये पूरा सेशन रहेगा। और रिमाइंडर आप सभी के लिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं इस यूट्यूब की दुनिया में, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर कि साथियों, तैयारी के दौरान अक्सर होने वाली गलतियां। जब हम कोई भी कंपटीशन में, विद्यार्थी जब कंपटीशन के दौर में आता है तो वह ये समझ नहीं पाता कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, और वह छोटी छोटी गलतियों के रूप को जब एक बड़ा आकार देते हैं और वही गलतियां हमें सिलेक्शन से दूर ले जाती हैं। तो साथियों, हमें गलती नहीं करनी है। या फिर मैं आपको ये अनुभव बताऊंगा, जब मैं तैयारी करता था और उस तैयारी के दौरान मुझसे कहाँ गलती होती थी या फिर मुझे ऐसा लगता था जो आज के विद्यार्थियों को लग सकता है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु आएगा वो साथियों मैंने लिखा है कोर्स। कोर्स का मतलब है, एक तो ऑनलाइन लेते हैं आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं को पास करने के लिए, जो हम कहीं इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेते हैं उसे कोर्स कहते हैं। और जो कोर्स है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलते हैं आपको। देखिए साथियों, ये कोर्स की क्या रणनीति होगी वो भी देखेंगे अपन। कोर्स का सब्जेक्ट में क्यों लाया हूं, जो ऑनलाइन कोर्स है और जो ऑफलाइन कोर्स है, आज के बाद आपको ऑफलाइन वाली दुनिया में तो नहीं जाना चाहिए। ये आपकी गलती हो सकती है, तो आपको इसको सही कर देना है। जो कोई साथी चला गया है इस वीडियो को देखने के बाद, तो देखिए मेरे इस एक कहने से आप उसको चेंज ना करें। अगर चले ही गए हैं तो फिर देखिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको यहाँ जाना अब नहीं चाहिए। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप ऑफलाइन की सोच रहे हैं तो प्लीज उसको कट कर देना। क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। अब आपके पास एक सोर्स रहता है कि ऑनलाइन कोर्स है ना, तो देखिए ये आपकी गलती नहीं हो सकती है तब जब आप इसको एक 2x में पढ़ लीजिए। आज के बाद अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो आप 2x में पढ़ लीजिए, और क्योंकि इससे आप ज्यादा गेन कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, उसका कारण है साथियों, कोई भी विद्यार्थी जब एक तैयारी को आकार देने के लिए अपने टेबल पर बैठते हैं तो वे सोचते हैं कि क्या ये कोर्स मैंने जो लिया है या फिर जो मैं बुक स्टडी कर रहा हूं, जो मैं लाइब्रेरी के इस चैम्बर पर बैठा हूं, क्या मेरी ये रणनीति सही है। ऐसे प्रश्न मन में बखूबी आते हैं, मुझे पता है, स्वाभाविक है। और ये भी प्रश्न आता है कि मैं ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ले लूं जिससे मेरे पास एक नोट्स बन जाएंगे, फिर मुझे बस उनको रिवाइज ही करना रहा। तो देखिए साथियों, सारी चीजें अपने आप में सही होती है। ऑनलाइन कोर्स भी सही होता है, ऑफलाइन कोचिंग जाना भी सही होता है, लेकिन इनका एक समय का मानक होता है। ऑफलाइन कोचिंग अगर आपको कहीं करनी है तो लगभग आपको एग्जाम से 1 साल पहले उसमें जुड़ना चाहिए। तो अब वो समय अपने लिए, ऑफलाइन कोचिंग हमारे लिए समाप्त हो चुका है। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लेना चाह रहे हैं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म की अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई गुरु गलत नहीं पढ़ाते हैं, सारे ज्ञानवर्धक ही होते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या करना है कि जैसे राजस्थान जी की आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ाई होगा, तो आपको उसको 2 की स्पीड में उस कोर्स को देखना है। कि मानो जो ऑनलाइन कोर्स 6 महीने में पूरा होता है, वह आपका कितने महीने में हो जाएगा, 3 महीने में। तो आप उससे जल्दी से मैटर को लिख पाएंगे और लिखने के बाद उसको रिवाइज कर लेंगे। ये पहली रणनीति तो आपकी ये हो सकती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मुझे जाना नहीं, मैं तो बुक से पढ़ता हूँ, पढ़ता आया हूँ, तो देखिए आज से भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो बुक से आप पढ़िए। सबसे बढ़िया ज्ञानवर्धक साधन साध्य बुक्स हैं, और इनसे हम आगामी जो सफलता है वहां तक पहुंचते हैं। तो बुक से आपको क्या करना है, बस इजीली नोट्स वोट्स जो भी शॉर्ट नोट्स बना के आप उसको याद कर लीजिए, कोई इसका चारा नहीं है ना। तो ऑनलाइन कोर्स आप ध्यान रखें, तो ये गलती आपको नहीं करनी है अब कोर्स वाली। इसका कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चे गलती कर देते हैं, ऑफलाइन में जाएंगे, ऑनलाइन में जाएंगे, इसको 1x में पढ़ेंगे, ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद साथियों प्रश्न आता है टेस्ट सीरीज वाला। टेस्ट सीरीज वाले में भी हम गलती कर देते हैं। कहां गलती करते हैं देखना, टेस्ट सीरीज जो एक हम मार्केट में भी चलती है, विभिन्न है ना, इसके लिए एक शब्द है विभिन्न प्रकार। एक तो कंफ्यूजन हम रहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार वालों में से कौन सी ले, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो 2-2 टेस्ट या 2 या 3-3 टेस्ट सीरीज लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको मार्केट से आप प्रभावित हो चुके हैं तो आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। कितनी, एक टेस्ट सीरीज, है ना, ये भी ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज वाला जो है वो एक ध्यान रखना, कोई पॉपुलर व्यक्ति ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिसकी गुडविल मार्केट में अच्छी है
वो चाहता है कि मेरे टेस्ट में गलतियां कम से कम हो। टेस्ट में गलतियां होती है लेकिन वे चाहते हैं कि हमारे टेस्ट में कम हो। उसके बाद जो कलाम वाली चल रही है, कलाम टेस्ट सीरीज, इसको आपने अगर ले लिया है तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसको नहीं लेना चाहिए आपको। उसका कारण ये है कि जो कलाम टेस्ट सीरीज का जो पेपर का लेवल है वो कहीं ना कहीं ज्यादा टफ है। अगर वे अपने आगामी पेपरों में सुधार करते हैं तो आपको इसे देना चाहिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेने में अभी, ये तो मैंने सॉरी, अब बात कर रहे थे हम कि टेस्ट सीरीज और कलाम टेस्ट सीरीज को ये बार हो गया। अब बात होगी कि टेस्ट सीरीज आपको लेना है या नहीं लेना है। ये तो मैंने बात की थी कि मार्केट से आप प्रभावित हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कब लेना है, जब आपका कोर्स पूरा, कितनी बार, एक बार। आप कहेंगे सर कोर्स 5 बार करें उसके बाद, नहीं, एक बार पूरा जब आपका कोर्स हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को आराम से ले लें, है ना, आराम से ले सकते हैं, आराम से टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। उससे पहले आपको जाना नहीं है। अब मैं बता दूं आप गलती क्या करते हैं, मार्केट से लेंगे, टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे 10 दिन, फिर वापस अपनी बेसिक डिटेल पे आएंगे, चलिए अरे यार डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे इस पे, ऐसे ऐसे करके अपन टेस्ट सीरीज में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। और समय बर्बाद होने के पीछे कुछ नहीं रहता है, क्योंकि चिड़ियां खेत को चुग चुकी हैं, अब पछताने से कुछ होगा नहीं। ध्यान रहे, मार्केट की टेस्ट सीरीज एक बार आपको स्किप करनी है, बढ़िया हो सकती है आपके लेवल पे, आप देख लें, कोर्स पूरा हो गया आपका, उसके बाद आपको उसको लेना है और एक बार ही आपको कोर्स पूरा करने के बाद टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज वे लें जिसमें ज्यादातर क्या हो, PYQ हो, है ना। टेस्ट सीरीज का जो ये टेस्ट सीरीज इस धरती पे पनपी है उसका कारण यही है साथियों कि हमने उसको ज्यादा लाभ देने की कोशिश की है, टेस्ट सीरीज को हमने ज्यादा ग्रहण किया है, इसीलिए टेस्ट सीरीज का। तो हम बात कर रहे थे साथियों कि टेस्ट सीरीज का जन्म कैसे हुआ है। तो देखिए टेस्ट सीरीज का जन्म इस कारण से हुआ है कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है और हमें खाली की PDF मिल जाए, इसलिए इसका जन्म हुआ है। बाकी आपको टेस्ट सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि टेस्ट सीरीज देंगे तो हमें पता चलेगा हम कितने अंदर हैं कितने बाहर हैं। तो मुझे बताइए ना, जब कलाम की टेस्ट सीरीज आपके पास आई, इतनी टफेस्ट लेवल की आई कि आपको पता चल गया कि हम तो बहुत अंदर है, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, क्या आप यहाँ अभिप्रेरित हो पा रहे हैं क्या? नहीं साथियों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से, थर्ड ग्रेड के लेवल के हिसाब से जो चीज आपको मिलती है उसी को मेरे हिसाब से आपको बाई करना चाहिए। इसके अलावा मेरी कहने की कोई आज यहाँ ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी, है ना। उसके बाद बात करें कि PYQ टेस्ट सीरीज में हो बोले, है ना, बहुत सारे ऐसे विभिन्न गुरुजी हैं जो PYQ को ही केवल टेस्ट सीरीज में डालते हैं और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इन्होंने तो PYQ की टेस्ट सीरीज दी है, लेकिन साथियों जब हम एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 10-15 प्रश्नों का फायदा हमें जरूर होता है। ठीक है साथियों, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तब तक जाके आप ये चर्चा का विषय ध्यान में रखें। तो साथियों हम अब आगे की ओर देखते हैं कि अपना अगला बिंदु क्या होगा। अब हम आज के दौर का जो सबसे मेरे को लगता है हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि बुकलेट पढ़ें सर या नोट्स पढ़ें, है ना, या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि बुकलेट पढ़ने की या नोट्स पढ़ने की गलती आप करते हैं, या इस पूरे मैटर में कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं। समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो साथियों जो अभी मार्केट में जो बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं वे बुकलेट जारी करते हैं और आपके पास नोट्स भी होते हैं, या फिर आप कहीं से नोट्स बाई करते हैं। दोनों को पढ़ना तब अच्छा रहेगा जब वो नोट्स और बुकलेट आपके लेवल से हो, क्योंकि देखिए जो बुकलेट किसी संस्थान से छापी जाती है तो वो लेवल नहीं देखा जाता कि ये थर्ड ग्रेड की बुकलेट है या फर्स्ट ग्रेड की है। वो राजस्थान जीके में 18 स्वतंत्र क्रांति उतनी ही डालेंगे जितनी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर फोर्थ ग्रेड के लिए या थर्ड ग्रेड के लिए समान डाली। लगभग ऐसा ही होता है और आपको उस बड़े बड़े झंझाल वाले में नहीं फंसना है, क्योंकि देखिए जब आप उस बुकलेट को पढ़ेंगे इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, है ना। क्या नुकसान होगा सर? नुकसान एक होगा कि एक तो आप डीमोटिव होंगे। क्या होंगे? डीमोटिव। कारण बड़ा लेवल आएगा, बड़े लेवल के प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे, तब आप बुकलेट से क्या करेंगे? डीमोटिव। एक आप ज्यादा पढ़कर अपना क्या करेंगे? समय खराब, क्योंकि आप एक प्रश्न ज्यादा डीप करने के चक्कर में कहीं 7-8 प्रश्न क्रॉस ना कर जाए, गलत ना कर जाए, है ना। इसलिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? जो अपने सेल्फ जो नोट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए और सेल्फ नोट्स को बार बार क्या करना चाहिए? रिवीजन। ये आपकी गलती को सुधारने का तरीका है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि सर बुकलेट पढ़ें या नोट्स पढ़ें, है ना, क्योंकि देखिए जो इनका जो टारगेट होता है बुकलेट को छापने का, क्या होता है? टारगेट। इनको बस टारगेट पूरा करना होता है। इन्हें नहीं पता कि एक ग्रामीण परिवेश में या एक बच्चा जो एक अपने स्टडी हॉल पर बैठा है उसको इस लेवल से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि जो कंटेंट राइटर होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उनको इतना
ध्यान नहीं रह पाता है, वे सिर्फ अपने इस बुकलेट को छापने, इसकी सौंदर्यता बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, है ना। और अपने को ध्यान रखना है कि अपने रीड का लेवल सिर्फ कितना है, 10+2, है ना। जो भी 10वीं 12वीं है बस उसी को समझ के उसकी जितनी समझ बनती है वही हमें ग्रहण करना है। अब इसका चुनाव करना है, इसीलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, किसी के बुक लिस्ट या किसी दूसरे के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, स्वयं अपने किताब से बनाइए, गाइड से बनाइए, या फिर अपने हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। फिर उसके बाद PYQ कीजिए, फिर आप RBSC की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है इनका कंटेंट भी इसमें जोड़ लें। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मुझे कि सर क्या सर केवल RBSC राजस्थान अध्ययन पढ़े, नहीं, आपको अपनी तैयारी के दौरान एक गाइड आपके साथ में रखनी है, उस गाइड से मैटर तैयार करना है और उस मैटर तैयार किए गए मैटर में RBSC का मैटर भी जोड़ना है। इसमें इतिहास नहीं है, इसमें भूगोल नहीं है, तो क्या आप भूगोल उनको स्किप कर देंगे क्या? ऐसा नहीं होगा साथियों, ध्यान रखें। फिर अपना अगला पॉइंट है सिलेबस पार्ट छोड़ने की गलती। हम क्या करते हैं, सिलेबस के जो पार्ट होते हैं ना, जैसे ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया, ये अपनी बहुत बड़ी गलती है। और तैयारी के दौरान ये हम बहुत सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं, क्या मैं ये छोड़ दूं, क्या मैं इसको पढ़ लूं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि तैयारी के दौरान आपको हमेशा इसी बात को ध्यान रखना है कि किस पार्ट को स्किप करना है, किसको नहीं। अब राजस्थान अपन L1 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या करनी है, क्योंकि अपना जो मेन पॉइंट है वो रीट मेंस है। तो देखिए अपने पास क्या है, जीके है, ठीक है सर, RT ही है, हाँ, शैक्षिक परिदृश्य है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। फिर क्या है, करंट अफेयर्स है, टीचिंग मेथड है, साइको है ना, और ICT है, लगभग यही है ना, और विद्यालय विषय सब्जेक्ट। ओके, इनमें से जीके के फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जियोग्राफी में कितने प्रश्न आएंगे, इतिहास के कितने आएंगे, है ना। जहां फिक्स नहीं हो, ध्यान से सुनना साथियों, जहां सिलेबस में से फिक्स नहीं होते प्रश्न आएंगे उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब छोड़ना नहीं, वो कौन कौन सा बनेंगे हमारा टॉपिक, एक बनेगा राजस्थान जीके, ठीक है सर, दूसरा कौन सा बनेगा, RT के कोई फिक्स नहीं है, शैक्षिक के कोई फिक्स नहीं और करंट के नहीं है। तो देखिए RT, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर, इसको भी हमें छोड़ना नहीं है। टीचिंग मेथड के देखिए आपके फिक्स प्रश्न है, हिंदी, इंग्लिश, है ना, साइंस, SS टीचिंग के फिक्स हैं। तो फिक्स हैं तो आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश की शिक्षण विधियां नहीं आ रही है, तो आप एक बार छोटा छोटा उसका बेसिक देख लें, पुराने पेपर के कोई प्रश्न देख लें, हो सकता है आपका कहीं 1-2 प्रश्न हो जाए, तो ऐसे पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, मेरा मानना यही है। बाकी आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी मुझे पता है स्किप होगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाई थी कहीं ना कहीं। फिर ICT है, अगर आप ICT को स्किप करते हैं तो देखिए 5 क्वेश्चन ही स्किप करेंगे आप, है ना, फिक्स्ड है, 5 से 6 नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप जीके को करते हैं तो भाई साहब मुझे बताइए कि जियोग्राफी में से फिक्स है क्या, क्या पता इतिहास को स्किप किया आपने हो और मान लो आधुनिक इतिहास को आपने स्किप कर दिया और वहां से 15 प्रश्न आ गए, तो जहां फिक्स नहीं है उसे छोड़ना नहीं है। ICT को आपने कर लिया तो कहीं देखिए 1-2 प्रश्न तो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछली घटना 2023 की आपको सुनाऊं तो ICT के कुल 5 प्रश्न आए थे, 5 में से 2 डिलीट हुए और 3 में से 2 प्रश्न बहुत ही सरल, जो ICT को जानता भी नहीं है वो भी कर पाएगा। तो साथियों क्या है कि यही एक चक्कर होता है। तो आप ध्यान रखना, जहां प्रश्नों का फिक्स्ड है उसे आप स्किप कर सकते हैं और जहां प्रश्न फिक्स नहीं है उसको स्किप नहीं करना है। अगर आप करंट अफेयर्स को स्किप करेंगे, क्या पता इसके 15 प्रश्न पूछ ले, ये वही बात सब पे लागू होगी, इन सब पे वही बात लागू होगी कि फिक्स नहीं है, क्या पता 2 भी आ सकते हैं प्रश्न और क्या पता ज्यादा भी आ सकते हैं। जीके के पार्ट वाइज फिक्स है ना, जिन तीनों सब्जेक्ट जीके के उसके फिक्स है प्रश्न, लेकिन एक पार्ट वाइज आपको फिक्स नहीं मिलेगा। और आप जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में से आप चाहे तो किसी एक को स्किप कर सकते हैं, साइंस को स्किप कर लिया या फिर जो भी है। तो आप इनको मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज स्किप कर रहे हैं ना, जो हम गलती कर रहे हैं ना कि पार्ट छोड़े या नहीं छोड़े, तो ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। और उसके बाद जो अपना पार्ट बचता है छोड़ने वाला, उसमें कहीं बेसिक 2 लाइन 5 लाइन भी पढ़ा जाए तो उसको पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है साथियों। अब आगे की ओर चलते हैं साथियों, और अपन देखते हैं कि अगली क्या गलती हमसे हो सकती है। और बहुत ही एक बड़ा बिंदु मैं आपके सामने विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूं, बड़े बिंदु के, कि PYQ जो आपने पटवार का पेपर देखा, पटवार परीक्षा जो अभी हुई है ना, जो कल ही समाप्त हुई है, मैं को ये तो नहीं कह रहा कि 2 साल पहले की परीक्षा है, पटवार परीक्षा में आपने देखा हो तो 90% PYQ ही थे। राजस्थान जीके हो, हिंदी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मेरे हिसाब से 90% जीके जो भी हैं वो प्रीवियस ईयर थे। ये सत्यता से कह रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, पेपर आपको साइट पे मिल जाएगा, आप चेक करें, प्रश्नों को निकालें और दिशा 2020 की बुक खोले, हर पेज पे आपको एक एक प्रश्न मिल जाएगा। तो साथियों
मैं भी अपने पिछले 5 महीनों से वीडियो में आपको बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि PYQ कर लेना, PYQ कर लेना, लेकिन अब बात फंस गई है कि जीके और सब्जेक्ट और इनकी तो PYQ मिल जाती है, लेकिन शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स की तो चलो PYQ नहीं मिलेगी, पर पिछले पेपरों को हम देख के थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन RT है, टीचिंग मेथड है, तो इनके लिए देखिए ऐसी मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक आती है, अवनी पब्लिकेशन है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है, और भी मंगल और चौहान की हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, कुछ उसमें PYQ है और बाकी सारे उसमें ऑब्जेक्टिव उन्होंने मन से बनाए। तो मैं चाहता हूं कि 1-2 दिन आप मुझे दीजिए, मैं इस पर रिसर्च करूंगा और बुक स्टोर पर जाकर जो अच्छी बुक होगी वो मैं आपको PYQ की सजेस्ट करूंगा, जिनका आप कमेंट कर रहे हैं बार बार। अब बात करते हैं PYQ पर नहीं करते हैं, इसका क्या है क्रेज, हम कम रखते हैं कि नहीं डिटेल पढ़ो, प्रश्नों को करने से क्या होता है। तो देखिए PYQ न करने, तो अब हमें क्या इनको करना ही है। कैसे करना है PYQ, कैसे करेंगे, देखो PYQ को, तो PYQ को करने के लिए आपको क्या करना, 2 से 3 बार इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है सर, एक आपको ऑप्शन टेस्ट पे जाना, ये बात अपन कल कर चुके हैं, फिर भी वापस लिख रहा हूं। ठीक है, PYQ को 2-3 ऑप्शन टेस्ट करने हैं। ऑप्शन टेस्ट का मतलब आप समझ गए ना, कल के वीडियो में मैंने बताया था, ऑप्शन को देख के इस ऑप्शन की इस प्रश्न में क्या भूमिका है। क्योंकि साथियों आपको पता होगा, कोई भी प्रश्न होता है वो कभी जटिल नहीं होता है, कोई भी प्रश्न कभी जटिल नहीं होता, उसके जो ऑप्शन होते हैं वो उसे काफी जटिल बना देते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन टेस्ट भी एक बहुत अच्छी विधा है, आपको इसको पूरा करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो 2 से 3 बार आपको PYQ करना है। और एक PYQ के बारे में ध्यान रखना कि टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपके नोट्स डिटेल कॉपी जिसमें से भी, टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद उसी टॉपिक के PYQ। कोई ऐसा कहता है कि नहीं हम पूरा सिलेबस करें और फिर PYQ की बुक ही सिर्फ बैठे बैठे घोटते रहें, नहीं साथियों, ये अप्रोच सही नहीं है। PYQ को सिर्फ अपना टॉपिक क्लियर किया, उसके साथ PYQ पढ़े, क्योंकि साथ साथ पढ़ने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखते हैं कि बेस्ट अप्रोच को अपन नहीं अपनाते, कि जो अप्रोच हमें लगानी है, हमारे कंपटीशन को पार पाने के लिए जो अप्रोच हमें चाहिए, उसमें हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो देखिए अप्रोच क्या होगी, रिट मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं, और 4th ग्रेड वाले साथी हैं तो वे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर 4th ग्रेड वालों ने ये रणनीति अपनाई तो आप आराम से टॉप कर सकते हैं मेरी माने तो, है ना। बेस्ट अप्रोच क्या होगी, किसी भी सिलेबस के क्या होते हैं, मजबूत पक्ष, है ना, और कमजोर पक्ष। थोड़ा सा जल्दी लिखना होगा साथियों, आपको भी पता है उसका कारण क्या है। मजबूत पक्ष यानी कह देंगे हम इजी टॉपिक, ओके, और ये आ जाएंगे हार्ड। आपको क्या करना है, अपने जो इजी टॉपिक हैं उनको रात में या दिन में पढ़ना है, ठीक है, और वो भी वीक में 2 बार। रिवीजन कह दीजिए, पढ़ना कह दीजिए, सब कुछ यही है। और जो हार्ड टॉपिक हैं वो डेली सुबह पढ़ने हैं, और बोल दिया ना मैंने, डेली 1 बार, ओके। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसा कि मैं बताऊं, रीट लेवल 1 में बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो मुझसे ज्यादा या जानते हैं या फिर मेरे सोच से परे हैं, तो ध्यान रखिए, रीट में मैं सोचता हूं कि करंट अफेयर्स, चलो मैं आपके लिए बना ही देता हूं, है ना साथियों, थोड़ा सा यहां से मिटाऊंगा मैं, अब बात कर ही लेते हैं। जो L1 की बात है उसमें आपको सुबह, है ना, दिन और रात, यही टाइम मिलता है आपको। सुबह आप क्या करें, शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स, RT पढ़ लें, ओके, सुबह मतलब 11-12 बजे तक। फिर दिन में आप क्या करें, GK ले लें, जो आपका अच्छा भी है, और दिन में रोटी खाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है कि समय अपने अनुकूल नहीं रहता है, फिर भी आप GK ले लें। और रात को आपको क्या करना, टीचिंग मेथड प्लस साइको, सबसे लेट रखना है क्योंकि आपने प्री में पढ़ा हुआ है, इसके साथ आपको क्या ले लेना, सब्जेक्ट, ठीक है, और ICT वगैरह ये साथ में देखते रहेंगे, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। ये आप रात को ले सकते हैं 6 से 10:30 तक ये ले सकते हैं, है ना। इसको आप क्या करते हैं 11 से 5:30 ले सकते हैं, खाना वाना सब फिक्स कर सकते हैं ना, कोई टारगेट की मैनेजमेंट नहीं होती है, समय की मैनेजमेंट अपन नहीं कर पाते, है ना। इसको आप क्या लगे 6 से 11 तक ले लें। ये ऐसी कुछ आप रणनीति बना सकते हैं ताकि आपको बेस्ट अप्रोच होगी। सुबह ये याद हो जाएंगे, टफ टॉपिक के डेली रिवीजन होंगे, GK में बहुत कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम ज्यादा दे देंगे, वरना इसका जिसका टाइम बचता है इधर से इधर आप कर सकते हैं। बाकी आप ये सोच रहे हैं कि मैं समय में बांध लूंगा, 4 घंटे GK पढ़ूंगा, 4 घंटे शैक्षिक प्रदेश पढ़ूंगा, कभी नहीं होगा। आपको सिर्फ टारगेट बनाना है, सुबह ये, दिन में ये, रात को ये, ठीक है। कोई कहते हैं नहीं सर मैं तो
रात्रिचर प्राणी हूँ, कोई बात नहीं, इन सबको हटा दीजिए। जब रात की शुरुआत होती है तब इसे ले लीजिए, फिर मिड रेंज में इसको, लास्ट टाइम ये, यानी कि फर्स्ट, मिड और लास्ट, इसको आपको अपनाना है, भले आपका टाइम पढ़ने का कोई भी हो। साथियों, ये सारी चर्चा करने का मेरा एक ही मकसद था कि जो विद्यार्थी आजकल गलती करते हैं वे गलती आगामी परीक्षा में आप न करें। बहुत ही सरल है किसी भी कंपटीशन को पार पाना, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। कोई आपको नहीं हरा सकता अगर आपका तरीका सही है। और ये तरीका जो मेरा मुझे थोड़ा अनुभव हुआ है उसको मैंने आप तक प्रेषित करने की कोशिश की है। संभावनाएं व्यक्त करता हूं कि आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता मिले। और एक और प्रश्न ऐसा हाईलाइटेड रहता है कि सर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। देखिए, पढ़ा हुआ भूलना सभी भूलते हैं, हम आज भी भूलते हैं, आज भी हम कोई काम करते हैं तो भूलते हैं, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन उस भूलने की बीमारी को खत्म करना है तो मैंने कहा ना, मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष प्लस रिवीजन डेली। जो कमजोर है अपना, उसको डेली सुबह उठिए, रिवीजन पढ़िए, पीवाईक्यू कीजिए, बेस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। धीरे धीरे बढ़ा जाएगा, एकदम से नहीं बढ़ा जाएगा, है ना। जो इजी है, अपने टॉपिक अपने को लगता सरल है, उनको लास्ट में रख सकते हैं। मान लो कभी लास्ट में पढ़ाई नहीं हुई फिर भी हम इजी को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, भूल का नियम आपको पता ही है ना, तो स्वाभाविक है, घबराए नहीं और अपने आप को मजबूत बनाएं। देखिए साथियों, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का एक ही मेरा मकसद है कि आप अपने आप से कुछ सीख सकें इन लाइनों के माध्यम से, और सीखने के बाद एक ऐसे दमदार तरीके से इस परीक्षा में जुट जाएं कि सफलता निश्चित आपके कदमों में होगी और आप भी सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होंगे उसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।